हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई बिंदास चल रही होगी। ठीक है, आज हम देखेंगे मुगल कालीन प्रशासन के बारे में कि मुगल काल में प्रशासन व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, प्रशासन व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, ये सब हम उसमें देखेंगे। सभी प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रशासन व्यवस्था में क्या थी। ठीक है, तो मुगल काल में जो उनकी प्रशासन व्यवस्था थी, सबसे ज्यादा सबसे प्रधान मुख्य पद कौन सा होता था? मुख्य पद होता था बादशाह। बादशाह, ठीक है, बादशाह इनका प्रमुख पद होता था। ठीक है, जो बादशाह होते थे, सारी शक्तियां जो है इन्हीं के अंतर्गत होती थी। इसमें आप कर लीजिएगा केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, क्योंकि हम पहले केंद्रीय फिर प्रांतीय देखेंगे। केंद्रीय प्रशासन, तो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? बादशाह। और बादशाह जो है, इसमें संपूर्ण शक्तियों का एकाधिकार होता था। ठीक है, संपूर्ण शक्तियों का एकाधिकार। ठीक, और इसके बाद कौन से आते थे? बादशाह के बाद, जो इससे बादशाह के बाद आता था प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री, बादशाह के बाद सबसे शक्तिशाली जो पद था वो प्रधानमंत्री का था। जैसे आज के समय में राष्ट्रपति के बाद कौन है? प्रधानमंत्री। तो उसी उसी प्रकार बादशाह के बाद प्रधानमंत्री का पद आता है। और प्रधानमंत्री के पद में क्या क्या देखता था प्रधानमंत्री? ये प्रधानमंत्री वकील, वजीर और दीवान। ठीक है, दीवान मतलब राजस्व। इन सब पदों को प्रधानमंत्री के द्वारा देखा जाता था। ठीक है, और इसके पास वित्त संबंधी शक्तियां भी थी। ठीक है, जैसे वित्त मंत्री थी, वित्त मंत्री या वित्त संबंधी शक्तियां शक्तियां होती थी। ठीक है, और कौन होता था? बादशाह हो गए, बादशाह के बाद प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद मीर बख्शी। ठीक है, कौन था? मीर बख्शी। मीर बख्शी, और मीर बख्शी के द्वारा क्या देखा जाता था? यह सेना विभाग का प्रधान था। ठीक है, सेना विभाग का प्रधान। यह सेना विभाग का प्रधान होता था। और सेना संबंधी इसमें क्या क्या देखता था ये? इसके द्वारा जो है, मीर बख्शी के द्वारा सेना की भर्ती, सेना की भर्ती, रख रखाव और वेतन, ये इसके द्वारा सेना की भर्ती, रख रखाव और वेतन को देखा जाता था। ठीक है, इसका संचालक होता था। और आगे देखते हैं, आगे कौन आ जाएगा? आगे सद्र, सद्र उस सद्र, इसका क्या काम था? इसका काम था
धार्मिक मामलों पर बादशाह को सलाह देता था। बादशाह का सलाहकार होता था, ठीक है, सलाहकार। और आगे देखते हैं, आगे कौन हो जाएगा? आगे हो जाएगा मुख्य काजी। मुख्य काजी, ये क्या होता था मुख्य काजी? मुख्य काजी जो होता था, जैसे चीफ जस्टिस जिसे कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, यह मुख्य न्यायाधीश होता था। मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और मीर ए समा, इसके बाद मीर ए समा कौन होता था? अगला जो था मीर ए समा या मीर समा खां, ये कौन था? इसका काम था बादशाह के बादशाह बादशाह एवं उसके जो परिवार था, उसके परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, ठीक है, उसका ख्याल रखता था। ठीक, तो सद्र धार्मिक मामलों पर बादशाह का सलाहकार होता था। और मुख्य काजी जो होता था वो मुख्य न्यायाधीश होता था। और मीर ए समा ये बादशाह एवं उसके परिवार की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसका ख्याल रखता था, ठीक है। और मीर आतिश कौन हो जाएगा? इसके बाद अगला आ जाएगा मीर आतिश। ओके, मीर आतिश, आतिशबाजी समझ रहे होंगे आप लोग। मीर आतिश से कौन, ये इसका क्या काम था? इसका काम था जो शाही तोपखाने थे, शाही तोपखाने का प्रधान होता था ये, क्योंकि बाबर के समय से ही तोपों का महत्व बहुत अधिक इन्होंने दिया मुगलों ने, ठीक है। तो ये तोपखाने का प्रधान होता था। ठीक, और अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी, ठीक। अगला हो जाएगा दरोगा ए डाक चौकी। इसका क्या काम था? इसका गुप्तचरी कराना या गुप्तचर व्यवस्था का ये प्रमुख था। इसके अंतर्गत गुप्तचर या विभिन्न दुश्मनों जो प्रांत थे, सब प्रशासन में सभी प्रांतों का ये गुप्तचर होता था। और ये गुप्तचर व्यवस्था को देखता था, ठीक है। और अगला कौन हो जाएगा? ये अगला एक सरखत होता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। सरखत, ये क्या होता था? सरखत होता था कि जो सेना का वेतन मिलता था, ये मीर बख्शी के द्वारा जो एक पत्र होता था, ये एक प्रकार का पत्र था, ठीक है। इसी पत्र पर जब तक मीर बख्शी का हस्ताक्षर नहीं होता था, तब तक सेना को वेतन नहीं दिया जाता था, ठीक है। हमारा ये केंद्रीय प्रशासन हुआ। अब हम देखेंगे प्रांतीय प्रशासन, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करा देते हैं कि केंद्रीय प्रशासन में क्या क्या था, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन में बादशाह होता था, जिसमें संपूर्ण शक्तियों का एकाधिकार होता था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जिसका पद था वो प्रधानमंत्री का पद था। ये वकील, वजीर और इसके अंतर्गत दीवान व्यवस्था को संचालन करता था, ठीक है। वित्त शक्तियां भी इसके पास, वित्त संबंधित शक्तियां भी थी, ठीक है। आगे कौन हो जाएगा? मीर बख्शी सेना विभाग का प्रधान होता था। यह सेना की भर्ती, रख रखाव, वेतन
वगैरह पे ये ध्यान देता था, ठीक है। और ये एक जो सरखत अभी बताया मैं, सरखत, इस पर इसके हस्ताक्षर होते थे, तो तभी इसका वेतन, तभी सैनिकों का वेतन दिया जाता था, ठीक है। और आगे आ जाते हैं, आगे क्या हुआ, सद्र उस सद्र, ठीक है। सद्र उस सद्र क्या हो जाएगा, ये धार्मिक मामलों पर बादशाह का सलाहकार होता था, सद्र उस सद्र। और एक मुख्य काजी है, ये मुख्य न्यायाधीश था, यानी न्याय विभाग का था, ठीक है, न्याय व्यवस्था देखता था ये। और मीर समा बादशाह और उसके परिवार की जो दैनिक वस्तुएं थी उसकी देखभाल या रख रखाव या कह सकते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, ठीक है। मीर आतिश ये शाही तोपखाने का प्रधान होता था। तो हम देखते हैं हमारा केंद्रीय प्रशासन खत्म हुआ, अब हम आ जाते हैं और एक दरोगा एक डाक चौकी, ये दरोगा एक डाक चौकी क्या होता था, ये गुप्तचर व्यवस्था को देखता था, गुप्तचरी कराता था अपने लोगों के द्वारा, गुप्तचर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा प्रांतीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था कैसा था ये मुगलों का, प्रांतीय व्यवस्था, ओके। प्रांतीय व्यवस्था, जैसे आज है केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य बने हैं, उसी राज्य को तब प्रांत के बोलते थे, राज्य ना कह के प्रांत बोलते थे, ठीक है। तो प्रांतीय व्यवस्था में क्या हो जाएगा, प्रांतीय व्यवस्था को सूबे में बांटा गया था, सूबा, ठीक है, सूबा, सूबा मतलब प्रांत, ठीक है, प्रांतों को सूबा कहा जाता था, ठीक है। और ये कब से चला, ये बाबर के समय से, अकबर के ही समय से चला, अकबर, ठीक है। अकबर के समय कितने सूबे थे, ये 15 सूबे थे, कितने से, पहले 12 थे अकबर के समय, उसके बाद इसने बढ़ा के 15 सूबा किया। और शाहजहां के पास, शाहजहां के पास 18 सूबे थे। और औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा सूबे थे, कितने सूबे थे, 20 सूबे थे, ठीक है। औरंगजेब के समय 20 सूबा था। और इसी क्रम में आता है एक सूबेदार, सूबेदार कौन होता था, सूबेदार, सूबेदार कौन होता था, सूबेदार सूबा का मुखिया होता था, सूबेदार सूबा का मुखिया, ठीक है, इसी को सूबेदार कहा जाता था। और ज्यादातर सूबे जो सूबेदार होते थे वो बादशाह के ही रिलेटिव्स होते थे, यानी रिश्तेदार या उसके पुत्र वगैरह वगैरह, विश्वसनीय जो उनके थे, जो बादशाहों के विश्वसनीय थे उन्हीं को सूबेदार नियुक्त किया जाता था, ठीक है। आगे देखते हैं दीवान, प्रांतों में दीवान, ठीक है। इसका क्या काम था, दीवान का, दीवान का क्या काम था, दीवान सूबे का वित्त अधिकारी होता था, ठीक है। दीवान जो है सूबे का वित्त अधिकारी, दीवान, दीवान का क्या काम था, सूबे का वित्त अधिकारी होता था, ठीक है। चलिए अगले पे देखते हैं बख्शी, वहां मीर बख्शी था, यहाँ बख्शी, ठीक है। बख्शी, इसका क्या काम था, बख्शी का क्या काम था, ये सूबे में जो सेना होती थी, सूबे की सेना की, ये सेना अधिकारी था, ठीक है, सूबे का सेना अधिकारी था ये, या सेनापति कह सकते हैं, सेनाधिकारी, ओके। जिस तरह केंद्रीय प्रशासन में एक क्रम से चला आ रहा था, सभी के लिए अलग अलग अधिकारी, वैसे ही प्रांतों
प्रांतों ने भी अपने अधिकारी नियुक्त किए थे, जिनमें सूबेदार, दीवान या बख्शी। सूबेदार तो इसका बादशाह के, ये अपने प्रांत का जैसे बादशाह होता था केंद्र का, वैसे ही सूबेदार जो होता था प्रांत का अधिकारी होता, प्रांत का मुखिया होता था। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, प्रांतों को भी बांटा गया। किसमें बांटा गया? प्रांतों को सरकार में बांटा गया। सरकार को क्या कहते हैं? मुगल काल में सरकार को क्या कहा जाता था? जिला। ठीक है, जिला कहा जाता था। तो अब सूबे को जिले में बांटा गया, और जिले में भी क्या नियुक्त किए जाते थे? फौजदार। ठीक है, जिले में फौजदार होते थे, और इनका काम क्या होता था? ये सरकार का मुख्य सैन्य अधिकारी होता था। जिले का यानी मुख्य सैन्य अधिकारी होता था। ठीक है, अधिकारी। आगे आ जाते हैं अब परगना, और इसकी जो नियुक्ति थी फौजदार की नियुक्ति को किसके द्वारा की जाती थी? फौजदार की नियुक्ति ये सीधे बादशाह के द्वारा नियुक्त की जाती थी। बादशाह, क्योंकि सैन्य पर अगर कोई कब्जा अपना कर लेता तो एक प्रांत को स्वतंत्र करा सकता था, इसलिए बादशाह अपने विश्वसनीय को नियुक्त करता था। ठीक है, नियुक्ति। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला कौन सा है? परगना। ठीक है, अब परगने में क्या देखते हैं, क्या होता था? परगना, परगने में क्या होता था? इसका हेड कौन होता था? परगने का, परगने का मुखिया कौन होता था? ये सिकदार होता था। ठीक है, क्या होता था? सिकदार। और सिकदार क्या देखता था? कौन सा मामला देखता था? परगने का मुख्य सैन्य अधिकारी होता था। ठीक है, परगने का मुख्य सैन्य अधिकारी, जिसे सिकदार कहते थे। ठीक है, अधिकारी। ओके, अगला कौन आ जाएगा? अब आ जाएगा गांव। ठीक है, इसके नीचे जो था गांव, ग्राम का संचालन कैसे होता था? ये ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। ठीक है, जैसे आज होता है वैसे के सदस्य द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसके गांव के मुख्य को क्या कहते थे? मुखिया को। गांव के मुखिया जो होता था उस समय मुगल कालीन में, गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? गांव के मुखिया को खुत खुत या मुहद्दम, खुत या मुकद्दम। ठीक है, मुकद्दम, या और क्या कह सकते हैं? चौधरी। खुद मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था गांव के मुखिया को। और सबसे अंतिम में कौन आता है? पटवारी। जो व्यवस्थाएं आज भी देखने को मिलती है राजस्थान वगैरह हरियाणा में, क्या होता था? पटवारी। और पटवारी का मुख्य काम क्या होता था? पटवारी का मुख्य काम क्या होता था? पटवारी का मुख्य काम ये राजस्व वसूलने का काम करता था, और इसे बादशाह तक पहुंचाने का कार्य था। मुख्य कार्य राजस्व वसूलना, किसानों से राजस्व वसूलना। ओके,
और उस राजस्व को राज्य में या कह सकते हैं बादशाह तक पहुंचाने का कार्य। ठीक दोस्तों, और अब इसके बाद देखते हैं, हमारा केंद्र प्रशासन हो गया, क्षेत्रीय प्रशासन भी हो गया। अब कौन सा प्रशासन बचा हमारा? ये नगर प्रशासन बचा। क्या बचा? नगर प्रशासन। नगर प्रशासन। ठीक, नगर प्रशासन को हम देख लेते हैं। नगर प्रशासन में क्या क्या है? नगर प्रशासन में कोतवाल होता था। क्या? कोतवाल। और कोतवाल का कार्य क्या होता था? कोतवाल का कार्य होता था, नगर प्रशासन का ये प्रमुख अंग होता था। ठीक है, कोतवाल को, ये नगर प्रशासन जो था, नगर प्रशासन का मुख्य अंग, ये नगर प्रशासन का मुख्य अंग होता था कोतवाल। ओके फ्रेंड्स, और हम देखते हैं सेना व्यवस्था। ठीक है, नगरों में भी सेना होती थी। ठीक है, तो अब हम नगर के सेना व्यवस्था को देखते हैं कि सेना व्यवस्था कैसी थी। ठीक है, मुगलों की, तो इसमें होते थे एक मनसबदार सैनिक होते थे। ठीक है, क्या होते थे? मनसबदार सैनिक। ये कौन से सैनिक थे? ये जो मनसबदारों के अधीन थे, ये सैनिक थे जो मनसबदार के अधीन सैनिक। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मनसबदार के जो अधीन सैनिक होते थे, उन्हीं को मनसबदार सैनिक कहते थे। मनसबदार के अधीन। ओके, और आगे देखते हैं, और क्या होता है? एक मनसबदार सैनिक हो गया, और दूसरा अहदा सैनिक। क्या होता था? अहदा सैनिक, अहदी, अहदी, अहदी सैनिक। और अहदी सैनिक, इन्हें, ये किसके सैनिक होते थे? अहदी सैनिक, ये जो होते थे, ये बादशाह के सैनिक होते थे। बादशाह के सैनिक। यानी इनके सैन्य व्यवस्था में दो प्रकार की सैनिकें होती थी। एक तो जो प्रांत का जो होता था मनसबदार, मनसबदार का सैनिक होता था, और बादशाह स्वयं अपना सैन्य व्यवस्था वहां पे लगाता था या सैनिक नियुक्त करता था। क्यों करता था? क्योंकि हो सकता है कि अगर जो मनसबदार होता है वो विद्रोह करके अपने अपने को स्वतंत्र करा ले, तो वो प्रांत तो बादशाह के हाथ से निकल सकता था। इसलिए बादशाह भी अपने द्वारा वहां पे सैन्य व्यवस्था, सैनिक रखता था। ठीक है, और इनमें इनमें कितने प्रकार की सेनाएं होती थी आपको हम बता दें। सेनाएं, ठीक है, किस प्रकार की सेना सेना रखता था? ये तो घुड़सवार हो गया। ठीक, घुड़सवार। घुड़सवार में क्या हो जाता है? घुड़सवार सेना। ओके, सेना। और दूसरा कौन हो जाता है? ये पैदल, पैदल सेना। तीसरा हो जाता है हाथी। हाथी सेना।
और चौथा हाथी सेना हो गया, और एक तोपखाना, ये भी सेना में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए भी नियुक्ति होती थी तोपखाने की देखरेख के लिए। और एक इनकी नौसेना भी थी, नौसेना। तो जो घुड़सवार में ये प्रमुख सेना थी इनकी, ठीक है, क्योंकि अच्छे नस्ल के घुड़सवार भी ये रखते थे। और जहांगीर के समय जो है, जहांगीर के समय एक हमने आपको बताया था जब जहांगीर का शासनकाल पढ़ाया था, दोस्पा दोस्पा और सिंहस्पा व्यवस्था लागू किया था। इसमें जो मनसबदार होता था वो अपने पद के 2 सवार 2 गुने घोड़े को रखता था, और इसमें 3 गुने, ठीक है, सवार पद के। और पैदल सेना में क्या हो जाता था? पैदल सेना में एक तो हो जाता, क्या हो जाता था, बंदूकची यानी जो सेना जिनके हाथों में बंदूक थी, और दूसरा शमशीरबाजी, शमशीर मतलब तलवार, शमशीरबाज, ओके। एक तो जिनके हाथ में तलवार होती थी उन्हें शमशीरबाज, और जिनके हाथों में बंदूक से युद्ध करते थे उन्हें बंदूकची कहा जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम वित्त व्यवस्था देखते हैं, वित्त या राजस्व, ठीक है। वित्त अथवा राजस्व देखते हैं, इनका वित्त या राजस्व कहाँ से कैसे प्राप्त होता था, और इनमें कौन कौन से अधिकारी होते थे, ओके। तो वित्त व्यवस्था जो थी, इसमें सबसे पहले आता है भू राजस्व। भू राजस्व, ये भू राजस्व जो है, ये राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत था, ठीक है। राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत। भू राजस्व जो होता था, ये राज्य की सबसे बड़ा आय का स्रोत होता था। और इसमें जो किसान खेती कृषि होती थी, वही कर, उसी को भू राजस्व कर कहते थे, ठीक है। तो वहां से राजा को बहुत ढेर सारा आय प्राप्त होता, जिससे राज्य का संचालन होता था। और दूसरे नंबर पे आ जाता है एक, इसमें इसी भू राजस्व में एक जब्ती प्रणाली आई थी। और जब्ती प्रणाली की हमने पढ़ा था, जब्ती प्रणाली ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये अकबर द्वारा शुरू किया गया था। जब अकबर का शासनकाल हमने पढ़ाया था, तो जब्ती प्रणाली को हमने पढ़ाया था, ठीक है। ये अकबर द्वारा शुरू किया गया था कि इसमें जिस भूमि पर जैसी फसल होती है उसमें वैसा कर लिया जाता था, ठीक है। अलग अलग भूमि पे अलग अलग कर, जैसे मिट्टी होती थी या फसल जो होती थी, उस पे कौन सी फसल लगी है उसी के हिसाब से, कम आय वाली लगी है, ज्यादा आय वाली, या पैदावार कैसी होती थी, तो वैसे ही उस पे कर लगता था, वैसा, ठीक है। एक दहसाला व्यवस्था लगा था, दहसाला दहसाला व्यवस्था क्या था? दहसाला व्यवस्था, या कह सकते हैं टोडरमल, टोडरमल व्यवस्था, ठीक। दहसाला व्यवस्था या टोडरमल व्यवस्था, इसमें क्या होता था? इसमें जो है कि अकबर के शासनकाल से ये 1/2 से 1/2 से 1/3, ठीक है। 1/2 से 1/3 के बीच में ही कर वसूला जाता था, ठीक है। इनसे ना ज्यादा ना कम, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि जैसी फसल होती थी उसी फसल के हिसाब से शासनकाल में कर लगाया जाता था, ठीक है, टैक्स वसूला जाता था। लेकिन औरंगजेब जब आया, ये सबसे कट्टर कट्टर शासक था, बहुत कट्टर। और इसके समय में कितना वसूला जाता था? इसके समय में लगभग 2/3, ठीक है। औरंगजेब के समय
2/3 कर, ठीक है। सबसे ज्यादा कर इसी के शासनकाल में लगा था। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं, क्या देखेंगे, हमारा वित्त या राजस्व व्यवस्था भी हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं कि भूमि भूमि कितने प्रकार के होते थे, क्योंकि भूमि की उर्वरता या उपजाऊ जैसे होती थी, कोई अलग प्रकार की ज्यादा पैदावार जिसमें होती थी या न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते थे, पोषक तत्व, भूमि अच्छी या खराब, इस प्रकार से अलग अलग भूमि या उच्च गुणवत्ता वाली भूमि पे अधिक कर लगता था, और जो जिनमें कम गुणवत्ता होती थी उनमें पैदावार भी कम होता था, तो पैदावार भी कम होगा तो कर भी कम लगेगा, ठीक है। तो भूमि के प्रकार में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी भूमि थी, ठीक है। एक पहला है पोलज। पोलज, ठीक। पोलज भूमि क्या होती थी? पोलज भूमि में जो जिसकी उच्च गुणवत्ता होती थी, उच्च गुणवत्ता वाली भूमि को पोलज भूमि, या इसमें लगभग प्रतिवर्ष, ठीक है, इनमें प्रतिवर्ष कृषि होती थी, ऐसी भूमि थी, या कह सकते हैं उच्च गुणवत्ता वाली थी तभी तो प्रतिवर्ष हो सकती है खेती, वरना नहीं होती। और दूसरी प्रकार की एक थी प्रतिभूमि। प्रतिभूमि प्रतिभूमि में क्या थी? प्रतिभूमि में 1 या 2 वर्ष के बाद ही कृषि होती थी, हर प्रतिवर्ष खेती नहीं होती थी, जैसे कि पोलज प्रकार की भूमि में होती थी, ऐसी प्रतिभूमि में नहीं होती थी, 1 या 2 वर्ष बाद होती थी। और तीसरा हो गया चाचर या छच्चर। चाचर या छच्चर, ठीक है। ये कैसी भूमि थी? इसमें लगभग 3-4 वर्ष बाद, 3 से 4 वर्ष बाद खेती होती थी। प्रतिभूमि पे 1 या 2 वर्ष के बाद, 1 से 2 वर्ष, लेकिन इस पे 3 से 4 वर्ष बाद, 3 से 4 वर्ष बाद पर कृषि, ठीक है। इस पे होता था 1 से 2 वर्ष पर कृषि, ठीक है। और इस पे क्या होता था? प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष कृषि। और एक चौथी हो जाती है ये बंजर। बंजर, ऊसर, बांगर, जो भी कुछ कह सकते हैं, बंजर भूमि। ओके, इस पे लगभग 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष तक बाद ही कृषि हो सकती थी, ठीक है। 1 वर्ष कर लिए तो 5 वर्ष बाद ही कर सकते हो आप कृषि, ठीक है, 5 वर्ष। तो हमारा ये भूमि के प्रकार भी हो गए। अब भूमि के प्रकार के बाद हम देख लेते हैं कि किसान के प्रकार। किसान भी अलग अलग थे ना, जिनके पास कम भूमि थी, तो हम किसान के प्रकार यही देख लेते हैं, ठीक है। स्लाइड हमारी कम पड़ गई है। किसान के प्रकार, ओके। किसान के प्रकार। किसान के प्रकार। किसान एक खुदकास्ट होते थे। खुदकास्ट। ये कैसे किसान थे खुदकास्ट? खुदकास्ट उन्हें कहा जाता था जो कि अपने गांव पर भी, अपने गांव में ही रहकर भूमि पर कृषि करते थे, ठीक है। अपने गांव में ही भूमि पर कृषि करते थे। अपने गांव की भूमि पर, भूमि पर कृषि, ओके। और अगला हम देख लेते हैं, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? ये पाही कास्त। क्या? पाही कास्त। हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग थोड़ी खराब है हमारी। तो पाही कास्त क्या होता था? पाही कास्त होता था, ये दूसरे गांव की भूमि पर कृषि करते थे, ठीक है। अपने गांव में इनकी भूमि नहीं थी, दूसरे गांव की भूमि पर कृषि करते थे, ओके। और एक और कास्ट हो गए, एक मुजारियन हो गए, ठीक है।
पाही कास्ट, खुद कास्ट और एक मुजारियन। मुजारियन मुजारियन कौन से होते थे? मुजारियन होते जो किराए की भूमि पर, ठीक है, किराए की भूमि पर कृषि करते थे और वहां से फसल का उत्पादन करके सरकार को या बादशाह को टैक्स देते थे, ठीक है। तो हमने देख लिया, यहाँ से हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, एक बार हम रिकॉल करा देते हैं 2 मिनट में, ज्यादा समय नहीं लेंगे। केंद्रीय व्यवस्था से, ठीक है, केंद्रीय व्यवस्था। तो हम यहाँ केंद्रीय व्यवस्था से एक बार देख लेते हैं क्या क्या था। केंद्रीय व्यवस्था में बादशाह था जो संपूर्ण शक्तियों का एक अधिकार रखता था। उसके बाद सेकंड, उस सबसे उच्च पद क्या था? प्रधानमंत्री। इसके पास वकील, वजीर और दीवान का पद था, और ये वित्त संबंधी इसके पास शक्तियां भी थी। और दूसरा हो गया ये मीर बख्शी। मीर बख्शी जो है ये सेना विभाग का प्रधान होता था। सेना की भर्ती, सेना का रख रखाव, सेना का वेतन, ये सब मीर बख्शी के द्वारा देखा जाता था। ओके, और एक सरखत था, सरखत, इस पर जब तक इसके हस्ताक्षर नहीं होते थे मीर बख्शी का, तब तक सेना को वेतन नहीं दिया जाता था, क्योंकि मालिक यही था, तो सब इसी के अंदर था, ठीक है। और अगला देख लेते हैं सद्र उस सद्र। सद्र उस सद्र क्या था? ये धार्मिक मामलों पर जो है सरकार का, बादशाह का सलाहकार था कि धर्म के मामले पे कैसे कैसे सलाहकार क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो यह धार्मिक सलाहकार कह सकते हैं, ठीक है, बादशाह का। मुख्य काजी, मुख्य काजी क्या हो सकता है? मुख्य न्यायाधीश, ठीक, ये न्याय विभाग को देखता था, इसके द्वारा न्याय व्यवस्था का संचालन होता था। और एक मीर समा, मीर समा या समाइन खान, ठीक, तो ये क्या होता था? ये बादशाह है उसके परिवार के दैनिक दैनिक जो है कि दैनिक वस्तुओं का ध्यान रखता था। और ये मीर आतिश, मीर आतिश क्या हो जाता था? तोपखाना, ये तोपखाने का प्रधान होता था, शाही तोपखाने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दरोगा ए डाक चौकी। ये कौन होता था? दरोगा ए डाक चौकी। दरोगा ए डाक चौकी सभी राज्य, आज तक जितने भी बादशाह हुए या शासक हुए, सभी का एक गुप्तचर व्यवस्था जो है, ये सभी की जिसकी मजबूत थी, उसका शासन लंबे समय तक चला। क्योंकि जितने भी आक्रमण होते थे वो बाह्य आक्रमण होते थे ज्यादातर। तो जब गुप्तचर रहेंगे तो उसकी सूचना पहले दे देंगे, जिससे जिससे राज्य की सेना तैयार हो सके लड़ाई युद्ध के लिए, ठीक है। अगर तैयार नहीं रहेगी तो युद्ध में परास्त हो जाएगी। और अगला है सरखत पत्र, ये तो हम बता चुके हैं। सूबा, सूबा देख लेते हैं, सूबा किसे कहते थे? या सूबेदार। प्रांतीय व्यवस्था में केंद्रीय व्यवस्था हमारा कंप्लीट हुआ, प्रांतीय व्यवस्था का क्या था? सूबा। सबसे ज्यादा सूबा, शुरू में सूबा अकबर के पास था, 12 था, उसके बाद 15 हुआ, ठीक है। अकबर के समय 15 सूबे थे, सूबे मतलब प्रांत। और शाहजहां के समय 18 सूबे थे, लेकिन औरंगजेब ने के समय सबसे ज्यादा 20 सूबा थे, ठीक है। चलिए अगले पे देख लेते हैं, सूबेदार। सूबेदार कौन होता था? सूबेदार सूबा का मुखिया होता था, यानी प्रांत का मुखिया होता था। जैसे राज्य का मुख्य कौन होता है? मुख्यमंत्री, सीएम, वैसे उस समय सूबेदार होता था सूबे का मुखिया। और दीवान, दीवान सूबे का वित्त अधिकारी होता था। ये जो दीवान है ये राजस्व व्यवस्था देखता था, ठीक है, सूबे का वित्त अधिकारी। और बख्शी, बख्शी कौन होता था? ये सूबे का सेना अधिकारी होता था, बख्शी। ओके, और बांटा गया फिर सूबे, सूबे यानी प्रांत को भी अलग 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 बांटा गया, ठीक है। उसमें कौन कौन से थे? उसे क्या कहा जाता? सरकार, सरकार या जिला, ठीक है, जिला, सरकार या जिला। और जिले में क्या होता था? जिले में होता था फौजदार, ठीक, फौजदार ये सरकार का मुख्य सैन्य अधिकारी होता था, ठीक है। जिले का जो फौजदार था वो सरकार यानी जिला का मुख्य सैन्य अधिकारी होता था। और ये बादशाह के द्वारा नियुक्त किया जाता था। कौन? फौजदार, ठीक है, फौजदार जो है बादशाह के द्वारा नियुक्त किया जाता था। और देख लेते हैं परगना। परगना किन्हें के? परगना में सिकदार होता था, ठीक है, सिकदार, ये परगने का मुख्य सैन्य अधिकारी होता था, ठीक है। परगने का मुख्य सैन्य अधिकारी सिकदार होता था। आगे आ जाते हैं, आगे है गांव। गांव जो है ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा संचालित होता था, जैसे कि आज हो रहा है। और इसका मुखिया खुद मुकदम या चौधरी कहते थे, खुद मुकद्दम या चौधरी। और सबसे लास्ट आ जाते हैं पटवारी पे। पटवारी, पटवारी का मुख्य कार्य क्या होता था? मुख्य
मुख्य कार्य इसका राजस्व वसूलने का था और बादशाह तक पहुंचाने का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नगर प्रशासन कैसा था। नगर प्रशासन कैसा था, इसमें नगर प्रशासन में कोतवाल होता था जो नगर प्रशासन का मुख्य अंग होता था। क्या कोतवाल जो है नगर प्रशासन का मुख्य अंग होता था। और सैन्य व्यवस्था कैसी थी इनकी, इसमें एक मनसबदार के सैनिक होते थे, मनसबदार के सैनिक होते जिसे मनसबदार सैनिक कहते थे, और एक अहदी सैनिक के बादशाह के सैनिक होते थे। ठीक है, तो सैन्य व्यवस्था भी हुआ। अब सेना देख लेते हैं। सेना मुगलों में कौन कौन सी थी, किस प्रकार की, एक घुड़सवार थी, पैदल सेना थी, और हाथी सेना, और तोपखाना नौसेना। ठीक है, ये 5 प्रकार की सेनाएं लगभग थी। ठीक है, और जो घुड़सवार थे इनमें घुड़सवार प्रमुख था। ठीक है, इनके काल में घुड़सवार जो है, क्योंकि अच्छे नस्ल के घोड़े थे, बहुत तेजी रफ्तार से दौड़ते थे और युद्ध में भाग लेते थे। और पैदल सेना में बंदूकची, जो बंदूक लिए रहते थे, बंदूकची हो गया, और जो तलवार लिए रहते थे शमशेरबाजी। ठीक है, शमशेरबाज। और हाथी सेना, ये होता था सेनाओं में भगदड़ मचाने के लिए, डराने के लिए। तोपखाना और नौसेना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे वित्त या राज व्यवस्था। ठीक है, राजस्व, तो इनमें देख लेते हैं भू राजस्व। जो भू राजस्व है, ये राज्य की आय का मुख्य सबसे बड़ा स्रोत होता था। ठीक है, जो राज्य व्यवस्था होता था, आय का सबसे बड़ा मुख्य स्रोत होता था। और जब्ती, ये जब्ती किसके द्वारा चलाया गया, जब्ती अकबर के द्वारा चलाया गया था। जब्ती किसके द्वारा चलाया गया था, जब्ती अकबर के द्वारा चलाया गया था कि किस भूमि पर कौन सी फसल लगी है, उसका लेखा जोखा। ठीक है, और दहसाला, ये भी दहसाला व्यवस्था, टोडरमल व्यवस्था, ये दोनों अकबर के द्वारा चलाया गया था। दहसाला व्यवस्था में क्या था, कर, कि कर कितने भाग लिए जाएंगे, 1/2 भाग से 1/3 भाग तक कर वसूला जाता था किसानों से। और सबसे ज्यादा कर 2/3 औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। और भूमि के प्रकार हमने आपको बता दिया। पोलज भूमि, ये प्रतिवर्ष कृषि होती थी, प्रति भूमि पर 1 से 2 वर्ष बाद कृषि होती थी। छच्छर या छच्छर भूमि पर 3-4 वर्ष पर कृषि होती थी। ओके, और बंजर भूमि पर लगभग 5 वर्ष पर कृषि होती थी। ठीक है मित्रों, आशा है आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको ये सब हमने बता दिया कि किसान के प्रकार, ये खुद काश्त, जो अपने ही गांव पर कृषि करके उत्पादन, फसल का उत्पादन करके कर प्रदान करते थे। और एक पाही काश्त हो गए, ये दूसरे गांव में कृषि करके कर को देते थे। और मुजारियन किराए की कृषि करते थे, किराए की भूमि लेकर उस पर कृषि करते थे। ओके, तो मित्रों हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था। बताइएगा, मुगल प्रशासन के समय जिले को किस नाम से जाना जाता था। सरकार, सूबा, अहर या विश्यास। तो किस नाम से जाना जाता था, ये जाना जाता था सरकार। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, सरकार के नाम से या जिला। ठीक है, जिला या सरकार। ओके, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था। बताइएगा, मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था, या सेना का रखरखाव, वेतन संबंधी उसकी भर्ती कौन देखता था। ये देखता था मीर बख्शी, उसे मीर बख्शी कहा जाता था। ठीक है, पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं है, जो उस पद पे होता था उसे मीर बख्शी कहते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। बताना है आप सभी को कि मुगल सेना में किसको चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया था। मनुची को, बर्नियर को, करेरी को, या टेवर्नियर को। तो चिकित्सक कौन था मुख्य, ये मनुची था। ठीक है, मनुची ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन होता था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन होता था। लोक आचरण अधिकारी, सेना अधिकारी, विदेशी विभाग का मुख्य, या पत्र व्यवहार में
विभाग का अधिकारी कौन होता था? मुहतसिब कौन होता था? ये इसे हमने आपको बताया नहीं, ये होता था लोक आचरण अधिकारी, ठीक है, ऑप्शन ए। ये पॉइंट छूट गया था, मुहतसिब लोक आचरण का अधिकारी होता था। और ये क्या करता था? मुहतसिब जो है प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करता था, ठीक है। तो हो गया ना लोक आचरण, लोक मतलब प्रजा, ठीक है, आचरण उनका आचरण चरित्र की देखभाल करता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा किस लिए चालू की गई थी? बताना आप सभी को, मध्यकालीन भारत में, मुगल कालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था किस लिए चालू की गई थी? साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, सेना में भर्ती की जा सके, धार्मिक सामंजस्य सुनिश्चित हो सके, राजस्व संग्रह करने में सुविधा हो। किस लिए मनसबदार की नियुक्ति होती थी? ताकि प्रशासन अच्छे से चल सके, यार साफ सुथरा प्रशासन हो सके। ओके, तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या थी? मुगल कालीन भारत में राज्य का मुख्य आय का स्रोत क्या था? लूट, भोर भोरसाव, ये थोड़ा ये मिस टाइप एरर हो गया है, भोरसाव नहीं होगा, ये भू राजस्व हो जाएगा, ठीक है। राजस्व, नहीं तो आप सोचेंगे भोरसाव क्या होता है? ये भोरसाव कुछ होता नहीं है, ये भू राजस्व होता है, ठीक है। और राजगत संपत्ति या कर, तो इनकी राज्य का मुख्य आय का स्रोत क्या था? तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, भू राजस्व, ठीक है। हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति भूमि से होती थी, ठीक है, इसलिए भू राजस्व कहते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल प्रशासनिक शब्दावली में माल, माल किस शब्द किसको प्रतिनिधित्व करता था? ठीक है, मुगल काल में माल का मतलब क्या होता था? वेतन का, भू राजस्व का, भत्तों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो माल शब्दावली का क्या प्रतिनिधित्व करता था? ये भू राजस्व का, ठीक है। क्यों करता था? क्योंकि सबसे ज्यादा राजस्व की प्राप्ति भू राजस्व से प्राप्त होती थी, इसलिए इसे माल कहते थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह मुगल शासक जिसने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। कहेगा आप सभी लोग, वह मुगल शासक जिसने तंबाकू, खैनी, खैनी जानते हैं ना आप सभी, खैनी शब्द पर, खैनी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था, तो कौन था वो? अकबर था, जहांगीर, बाबर था, या फिर औरंगजेब? कौन था? प्रतिबंध वही लगा सकता है जिसको खाने की कमी पड़ जाएगी। तो इनमें से कौन कौन खाता था? ये गजेड़ी जहांगीर, ठीक है। ये जहांगीर बहुत खैनी खाता था, इसलिए प्रतिबंध इसे लगाना पड़ा ताकि इसकी पूर्ति हो सके। चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता था? मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता था? चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, या फिर बुआई कर या सैन्य अधिकारी को दी जाने वाली पेंशन। तो मदद ए मास क्या इंगित करता था? ये करता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति, यानी इस पे कर नहीं लगता था। जो विद्वानों को भूमि दी जाती थी मुगलों द्वारा, उस पे कर नहीं लगता था, इसी का मतलब है मदद ए मास, ठीक है। विद्वानों को दी जाने वाली भूमि पर राजस्व कर नहीं लगेगा। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता की आकृति और राम सीए देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? किस शासक ने राम सीता की आकृति और राम सीए देवनागरी लेख में सिक्के चलाए थे? वो कौन सा शासक था? राजा भोज, अकबर, जैन उल आबदीन, या सिद्धराज जयसिंह? तो किसके द्वारा चलाया गया था? ये अकबर चलाया गया था, ठीक है, अकबर द्वारा, जिसपे राम सीता की आकृति बनी थी और देवनागरी लिपि में राम सिया लिखा गया था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मुगल काल या मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? सही का, मुगल कालीन शासन में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? टंका, रुपया, दाम, या फिर शमसी?
क्या कहा जाता था? तो इसे दाम कहा जाता था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या है? मुगल काल में बंटाई, बंटाई शब्द का क्या अर्थ होता था? बताना है सभी को, बंटाई शब्द का क्या अर्थ होता था? धार्मिक कर, धन कर, लगान निर्धारण का तरीका या संपत्ति कर? बंटाई क्या होता था? ये होता था लगान निर्धारण का तरीका, बंटाई होता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हमारा यहीं तक क्वेश्चन था, और हम थोड़ा मुगल काल के साहित्य के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि छोटा टॉपिक है तो उसके लिए हम अलग से सेशन नहीं लाना चाह रहे थे, लेकिन ये लंबा हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम करा देते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मुगल काल में साहित्य कैसी थी, या कौन कौन सी किसकी रचना कैसी हुई। ओके मित्रों, तो आ जाते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर हुमायूं? किसकी पुत्री थी ये? बाबर की पुत्री थी। ठीक है, बाबर ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर, गुलबदन बेगम, और इसकी बहन थी हुमायूं की। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? बताइएगा आप सभी लोग, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम या जहांगीर? तो किसके द्वारा हुमायूंनामा की रचना की गई? हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई। ठीक है, गुलबदन बेगम के द्वारा। इसने अपने भाई की, हुमायूं के जीवन काल में, शासन काल में रचना लिखी थी। क्या था नाम था उसका? हुमायूंनामा। ये हुमायूं के जीवन पर आधारित है। ओके, चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली में मदरसा ए बेगम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताना है, दिल्ली में मदरसा ए बेगम किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महामनंगा, गुलबदन बेगम, जिया उन निसा या जीनत उन निसा? तो किसके द्वारा किया गया था दिल्ली में मदरसा ए बेगम? ये महामनंगा के द्वारा। ये कौन थी? कौन थी ये आदम खां की माँ थी, और कौन? अकबर की धाय माँ, जिसे कह सकते हैं धाय माँ थी। ठीक है, महामनंगा। तो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? बताइएगा आप लोग, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? फैजी, दारा सिको, दाजुल माली, अब्दुल कादिर बदायूनी? तो किसके द्वारा किया गया था हितोपदेश का फारसी में अनुवाद? ये फैजी के द्वारा किया गया था। ओके, फैजी, ये अकबर के शासनकाल का कवि था। ठीक है, फैजी, इसने हितोपदेश को फारसी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों हमारा, हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? बताइएगा आप सभी लोग, हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? और तो जो थे फारसी में साहित्य करते थे, लेकिन हिंदी में साहित्य में योगदान किसका महत्वपूर्ण है? अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी? तो किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ये हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना। हिंदी साहित्य में अब्दुल रहीम खान खाना का महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए आगे चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन हमारा है, शाहजहांनामा का लेखक कौन है? बताना है आप सभी को, शाहजहांनामा का लेखक कौन है? इनायत खां, शाहजहां या फिर हमीद लाहौरी या गुलबदन बेगम? तो शाहजहांनामा का लेखक कौन है? ये शाहजहां के द्वारा खुद ही लिखा गया था शाहजहांनामा। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। ठीक, चलिए मित्रों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है युग्मों को, कि इसमें कौन किससे संबंधित हैं।
बताना है कौन सा सुमेलित है। 3 नहीं सुमेलित हैं, बाकी 1 सुमेलित है। ओके, हुमायूं, हुमायूंनामा, बाबर, तुजुक बाबरी, शेरशाह, शेरशाह, तारीख शेरशाही, अकबर, तबकाते अकबरी। तो क्या सुमेलित है, कौन सा? हुमायूं के द्वारा हुमायूंनामा नहीं लिखा गया था, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। और जो है बाबर के द्वारा तुजुक बाबरी को लिखा गया था। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनवारे सुहेली नामक ग्रंथ निम्न में से किसका अनुवाद है? अनवारे सुहेली का किसका अनुवाद है? किस ग्रंथ का? महाभारत, पंचतंत्र, या फिर सूरसागर, या रामायण? किसकी रचना है? किस ग्रंथ की फारसी में अनुवाद है अनवारे सुहेली? ये पंचतंत्र। लगभग इसकी 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ठीक है, 40 से ज्यादा बार। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मित्रों, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? कहेगा आप सभी लोग, मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी? अरबी, फारसी, तुर्की, या फिर उर्दू? तो क्या थी उनकी दरबारी भाषा मुगलों की? ये थी फारसी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण कीर्तियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया, ठीक है, रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी? किसने, किसके द्वारा की गई थी रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना? कौन से थे इनमें से? मतीराम, केशव, रश खान, या फिर सेनापति? किसके द्वारा की गई थी रामचंद्रिका और रसिक प्रिया? केशव जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, केशव द्वारा रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की गई थी मित्रों। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि आपसे विदा लेना है, और हमारा आपका साथ यहीं तक था। ठीक है, और सेशन पसंद आया हो तो लाइक भी करिए, शेयर करिए, और जो भी कुछ समझ में ना आया उसे जरूर भी पूछिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो मित्रों लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक, और सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों के पास, शेयर कर करके चैनल को ग्रो करवाइए। ठीक है मित्रों, चलते हैं मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।